गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर के विभिन्न प्रारूपों का अध्ययन करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर के हमारे पास विभिन्न प्रारूप हो सकते हैं, जैसे केवल समतांशों का ही निर्गमन हो। सेकंड हो सकता है समतांशों और पूर्वाधिकार अंश दोनों का निर्गमन हो। थर्ड है समतांशों अथवा ऋण पत्रों का दोनों का साथ में निर्गमन हो। अथवा फोर्थ है हमारे पास समतांश पूर्वाधिकार अंश ऋण पत्र तीनों का मिला जुला रूप हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंपनी की पूंजी संरचना कोई सी भी हो सकती है। एक प्रारूप में केवल समतांश हो सकते हैं, अथवा समतांश और पूर्वाधिकार अंश हो सकते हैं, अथवा समतांश और ऋण पत्र हो सकते हैं, अथवा समतांश पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्र तीनों में से कोई भी हो सकता है। इस प्रकार पूंजी संरचना का जो चुनाव है वह कंपनी की आय की जो भी नियमितता है, निश्चितता है, व्यवसाय की प्रकृति है, व्यवसाय का आकार है, विनियोक्ताओं की जो विचार है, पूंजी बाजार की जो दशाएं हैं आदि तत्वों पर निर्भर करता है। जब पूंजी संरचना का चुनाव करते समय एक संस्था को विभिन्न आंतरिक और बाहरी तत्वों को ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर हम केवल एक बिंदु पर बल देना चाहेंगे, जैसे ऋण और समता में अंतर होता है। ऋण एक दायित्व है जिस पर ब्याज चुकाना होता है, चाहे संस्था को लाभ हो अथवा नहीं हो, जबकि समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, जिनको लाभांश का भुगतान कंपनी की लाभदायकता पर निर्भर करता है। कंपनी की पूंजी संरचना में ऋण का ऊंचा अनुपात जोखिम को बढ़ाता है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में कंपनी को दिवालियापन की स्थिति तक में ले जा सकता है। अतः ऋण द्वारा साधन प्राप्त करना अंशों के द्वारा साधन प्राप्त करने की तुलना में सस्ता होता है, क्योंकि ऋण पर जो भी हमारा ब्याज होता है वह कर की दृष्टि से एक स्वीकृत व्यय माना जाता है। उसके लिए हमें कर में छूट प्राप्त होती है। लाभांश कंपनी में लाभों का समायोजन माना जाता है, अतः लाभांश का भुगतान से कंपनी को कर में कोई भी छूट प्राप्त नहीं होती है। यदि कोई कंपनी, हम एक उदाहरण लेते हैं, ऋण पत्रों पर 10% ब्याज देती है तथा अपने लाभों पर 50% निगम कर चुकाती है, तो कंपनी के लिए ऋण पत्रों पर प्रभावी ब्याज दर केवल 5% ही होगी। परंतु यदि वह 10% पूर्वाधिकार अंशों से यदि वित्त की व्यवस्था करती है, तो पूंजी की लागत यदि 10% होती है, इसलिए ऋण द्वारा वित्त प्राप्त करना सस्ता होता है और यह अंशधारियों के लिए उच्च लाभों को संभव भी बनाता है। इससे क्या होता है कि प्रति अंश अर्जन बढ़ जाती है, और प्रति अंश अर्जन बढ़ना ही हमारा वित्तीय प्रबंधन का एक मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अजय लिमिटेड की प्रदत्त अंश पूंजी 2 लाख रुपए है, जो 10 रुपये मूल्य के समता अंशों में विभक्त है। कंपनी एक विस्तार कार्य पर विचार कर रही है, जिसमें 1 लाख रुपए का विनियोग आवश्यक है। कंपनी प्रबंध की इस राशि की व्यवस्था करने के लिए निम्न विकल्पों पर विचार कर रही है। फर्स्ट विकल्प है 10% ऋण पत्र, 1 लाख रुपए मूल्य का निर्गमन होगा। सेकंड है 12% 10,000 पूर्वाधिकार अंश, जिसमें प्रत्येक का मूल्य 10 रुपये होगा। थर्ड ऑप्शन है 10,000 समता अंश, जिनमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपये होगा। कंपनी की वर्तमान आय ब्याज व कर से पूर्व 80,000 है। ब्याज व कर से पूर्व का आशय EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। निगम कर की दर 30% है। उपरोक्त वित्त प्राप्ति की विधियों के प्रति अंश अर्जन या आय पर प्रभाव बताइए, यह मानते हुए कि ब्याज व कर पूर्व आय विस्तार कार्यक्रम के बाद स्थिर रहती है, तथा बी है ब्याज व कर पूर्व आय 20,000 रुपये से बढ़ जाती है। तो फर्स्ट है हमारा सॉल्यूशन। हम देखते हैं कि जब EBIT हमारी 80,000 रुपये है, ऐसी दशा में हम लोग यह देखते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है वह है, और साथ ही हमारे जो प्रपोज्ड 3 स्ट्रक्चर भी होंगे। तो फर्स्ट है हमारा EBIT प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में 80,000, और दोनों प्रपोज्ड स्ट्रक्चर्स में भी 80,000, 80,000 और 80,000। फिर हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट जो हमारा प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर है उसी में हमारे पास इंटरेस्ट है, वह हमारा 10,000 रुपये, उसको लेस करेंगे। फिर इसके बाद हम लेस टैक्स करेंगे, तीनों में हम 30% के हिसाब से लेस करेंगे। फिर ये हमारा निकल के आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स।
फिर हम लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ये हमारा सेकंड जो हमारा इक्विटी और प्रेफरेंस वाला है उसमें हम करेंगे लेस 12,000 रुपये। फिर हमारा हो जाएगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 56,000, 49,000, 44,000 और 56,000। अब हमारे चारों दशाओं में प्रेजेंट में और प्रपोज में 20,000 रुपये के हमारे इक्विटी शेयर्स हैं। इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारी अर्निंग पर शेयर आ जाएगी 2.80, 2.55, 2.20 और 1.87। अब हम इस दशा में देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट स्तर से जो फर्स्ट है उस दशा में तो हमारी अर्निंग पर शेयर लेस हुई है 0.35 और सेकंड में 0.60 और थर्ड में 0.90। इस प्रकार ईपीएस की न्यूनतम कमी जब होती है जब हम ऋण पत्रों से राशि प्राप्त करते हैं, अतः ऋण पत्रों से राशि प्राप्त करना अधिक लाभदायक होता है। जब हमारी सेकंड पॉइंट देखते हैं ईबीआईटी है 1,00,000 रुपये, तो प्रेजेंट स्तर में तो हमारा ईबीआईटी हम 80,000 रखेंगे और प्रपोज में हमने तीनों में 1,00,000 1,00,000 1,00,000 किया है। अब हम लेस इंटरेस्ट करेंगे, वही हमारा 10,000 रुपये इंटरेस्ट है, लेस किया। इसके बाद हम 30% टैक्स लेस करेंगे, फिर हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करेंगे। तो अब हमारे पास प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया है 56,000, 63,000, 58,000 और 70,000। नंबर ऑफ़ इक्विटीज से हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास निकल के आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि हमें ऋण द्वारा ही प्रविकल्प ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, इससे हमारी ईपीएस सर्वाधिक आ रही है। इस प्रकार हमें क्लियर है कि हम कौन सी दशा में कौन से पूंजी स्तर का प्रारूप रखें जिससे हमारी अर्निंग पर शेयर सर्वाधिक आ सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।